कोरोना महामारी से त्रस्त हुए आम जन की सेहत को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तो सुधार रही हैं, लेकिन अब आर्थिक स्थिति पर भी बहुत ध्यान दे रही हैं। जिस तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ी है, किसानों की बिगड़ी है, उद्योगपतियों की बिगड़ी है, आम जन की बिगड़ी है, किस तरह से आर्थिक स्थिति सुधारने के उपाय हो रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे कि किसानों और उद्योगजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किस प्रकार के उपाय हो रहे हैं। हम बात करेंगे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ से। वो बताएंगे किस तरह के नवाचार हो रहे हैं, किस तरह से किसानों की आय दुगुनी होगी, उद्योगपतियों को किस तरह से संबल मिलेगा। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जी बताएं, क्या कहना है आपका। हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उसका केवल टीचिंग ही जॉब नहीं रहता है, उसमें हम रिसर्च अनुसंधान भी करते हैं, उसमें प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन भी करते हैं, किसानों को कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं, कंसल्टेंसी भी करते हैं उद्योगपतियों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। हम उसके अलावा हम टेस्टिंग भी करते हैं, जैसे सीड है, फर्टिलाइज़र्स है, इनकी टेस्टिंग करना। सर्टिफिकेशन का भी कोर्स हम कराते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो इंडस्ट्रीज बेचने से पहले हमारे से सर्टिफिकेट लेता है, जैसे फार्म इम्प्लीमेंट्स को हम टेस्टिंग करते हैं, उनका सर्टिफिकेट देते हैं कि उनकी एफिकेसी अच्छी है। तो एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अंग होते हैं और उसके हिसाब से हमने ये कोशिश करी है हमारे विश्वविद्यालय की कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, टीचिंग में किया जाए, रिसर्च में किया जाए, एक्सटेंशन में किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग में, कंसल्टेंसी में, सर्टिफिकेशन में, टेक्नोलॉजी आउटरीच में, इन सब में हमने काम किया है और उससे हमारी आमदनी भी बढ़ी है। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 साल में 5 करोड़ से हमारी आमदनी, जो हमारी बचत है, वो करीब 12.5 करोड़ तक हम पहुँच गए और हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ी है। हमने 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं पूरे विश्व, हमारे पूरे भारत देश में। इन 75 में पहले हमारी 91वीं पोजीशन थी, अब हमारी 26वीं पोजीशन आई है और दिनों दिन हम अच्छी बढ़ रहे हैं। इस साल तो मैं आशा करता हूँ कि हम 15 के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा काम किया। हमारे साइंटिस्ट ने विशेष में योगदान, हमारे साइंटिस्ट का भी है, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ का भी है, प्लस स्टूडेंट का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे मोबाइल ऐप्स बनाए हैं जो किसानों के लिए उपयोगी है। तो हमने मतलब देखा जाए तो हर आयाम को टच किया है। मैंने ज्वाइन करने के बाद एक एक वैज्ञानिक से पूछा, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या विज़न है, आने वाले 3 साल में आप क्या करोगे और आप हमारी विश्वविद्यालय की आमदनी को कितना बढ़ा पाओगे। इसी तरह से जो हमारे स्टूडेंट हैं जो MSc एंड PhD एंड MTech कर रहे हैं, एक एक स्टूडेंट से मैंने उनका प्रेजेंटेशन कराया, उनसे बात करी कि उनका रिसर्च वर्क क्या है, क्या वो रिसर्च उपयोगी है कि नहीं है, क्या उस रिसर्च का हमारे आने वाले समय में हमारे विश्वविद्यालय का नाम बढ़ेगा। ये सारी चीज़ करी, उनको बहुत अच्छे सजेशन भी दिए हमारे सब डीन डायरेक्टर्स ने, हमने मिलके। तो एक तरह का पूरा एकीकृत करने की कोशिश की है। किसानों के लिए भी हमने बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए हैं। हमारे KVK, हमारे पास 8 KVK हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट में 8 KVK हैं। भीलवाड़ा में हमारे पास 2 KVK हैं, उदयपुर में भी 1 KVK हमारे पास है। तो इस तरह से 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंट करें तो भीलवाड़ा सबसे पहले है जब हम जयपुर से आते हैं, फिर हमारा चित्तौड़ है, फिर हमारा राजसमंद है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। तो इन सब जगह टोटल हमारे 8 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और उनमें भी हमारे किसानों उपयोगी हम काम करते हैं। तो उसमें भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कैसे कोई इस तकनीकी को हम मॉडिफाई करें और उसको सही बनावें, उसकी एफिशिएंसी, दक्षता बढ़े और किसानों उपयोगी रहे। हम किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास एक टारगेट है कि 2022 तक हमें किसानों की आमदनी को दुगना करना है। तो आमदनी दुगनी जब भी हो सकती है जब हम अब उत्पादकता बढ़ावें। उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चय ही उनकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा ये कि कुछ क्वालिटी प्रोड्यूस करें हम, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स काम में ले। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे पास एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस है जो किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। उसमें हमने बहुत सारी तकनीकियाँ विकसित की है और उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम उपयोग में लें। वर्तमान में अगर हम पूरे देश में औसतन नापें तो 141 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम काम में ले रहे हैं। 1 हेक्टर के अंदर 141 किलो। जब हम आज़ाद हुए थे, जब आधा किलो हम 1 हेक्टर में काम में लेते थे, तो इतना ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर ले लिए। तो एक तरह से जहर उगा रहे हैं हम। तो हमने ये कोशिश करी है कि हम किस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने की कोशिश करी। तो जितने भी हमारे पास फार्म है वहाँ हमने एसेंशली 1 हेक्टर ज़मीन तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही करके दिखाई है, जिससे किसान वहाँ आएगा, देखेगा
और निश्चय वो फिर अपनाने की कोशिश करेगा। तो क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ भी हमारा एम्फेसिस था। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार तो अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब गर्मी होनी चाहिए जब बारिश हुई, अब जब बारिश होनी चाहिए हो सकता है उस समय बारिश ना हो और उस समय गर्मी आवे। तो इस तरह के जो बदलाव आए हैं वातावरण के, इससे खेती पे बहुत फर्क पड़ा है। तो और उसलिए भी हमने हमारी एग्रीकल्चर को भी हमने ऐसा करने की कोशिश की है कि जिससे कि वातावरण का जो बदलाव है वो हमारे कृषि उत्पादन को कम ना करे। उसके ऊपर भी हमने रिसर्च की है। और एक बहुत ही बड़ा काम हमने जो शुरू किया वो ये है कि हम किसानों को उद्यमी बनाना चाहते हैं, ताकि किसान अपना प्रोडक्ट खुद मार्केट में जाए बेचे, वो बीच के मीडिएटर के साथ ना जुड़े। किसान इतना सक्षम हो कि वो खुद देख ले कि साहब मेरी फसल का मेरे को क्या उचित मूल्य मिलेगा और कितना मूल्य मिलना चाहिए और किस समय और कहाँ मेरे को बेचना चाहिए। और नए बाज़ार को मतलब उनको ये कहा गया कि नया बाज़ार की आप चयन करो, उस नए बाज़ार में घुसने की कोशिश करो ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी गई है। एक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम पूरा मतलब कोई अगर किसी के पास हमारे राजस्थान में और स्पेशली जो हमारा एरिया है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसमें तो किसानों के पास जो औसतन जोत है, उनके पास ज़मीन है वो आधा हेक्टर के करीब है। तो आधा हेक्टर ज़मीन में वो कितनी आमदनी कर पाएगा। इसलिए हमने उसको ये कहा है कि खेतीबाड़ी के अलावा, सीरियल एंड पल्सेस के प्रोडक्शन के अलावा वो कुछ हॉर्टिकल्चर का काम भी करे। ऐसे बहुत सारे नवाचार हमने किए हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, डूंगरपुर में एक किसान को हमने दिया और उसके बाद कई किसानों ने उसको लिया। हमने नई हमारे नींबू के 2 पौधे दिए एक एक आदमी को, एक एक किसान को। अब वो 2 पौधे से करीब से 15,000 रुपये कमा रहे हैं। तो आप ये देखें 2 नींबू के पौधे से इतनी पैदावार हो रही है। इसी तरीके से हमने बहुत सारी जगह चित्तौड़ में वो जो व्यक्ति था उसको हमने कहा कि जो अपने सूअर होते हैं, सूअर का पालन कर रहे हैं। अब गाय भैंसे तो सभी करते हैं, मगर कुछ लीग से हट के काम करें उससे ज़्यादा फायदा होगा, उसको बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत सी जगह हमने नए नवाचार किए हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करी है, यानी कि किसान अपने खेती बाड़ी के अलावा उद्यानवी की जो होता है जिसमें हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल है। अब आप देखें उदयपुर के पास में हमने कोशिश ये की है, यहाँ के जो शहर के पास में जो ज़मीन है कि उनको हमने किसानों को ये कहा कि आप फूल उगावें, गेंदे के फूल उगावें। अगर कमल तो नहीं उग सकता क्योंकि पानी नहीं है, तो गुलाब के फूल उगावें, दूसरे सीजनल फूल उगावें और उनको आप मार्केट में बेचें। तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे चयनित विलेज जो है हमने उसमें करके दिखाया है ये चीज़ें। और तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का काम किया है। दूसरा हमने कोशिश ये करी है कि कुछ अभी हमारे पास एक प्रधानमंत्री के एक स्मॉल फार्मर्स का प्रोसेसिंग का सेंटर आया है और वो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे किसानों को ये बताया जाए कि वो अपना जो भी पदार्थ पैदा कर रहे हैं उसका खुद प्रोसेसिंग अपने लेवल पे करें, उसकी वैल्यू एडिशन मूल्य वर्धित करें और उसको बेचें। जैसे टमाटर अगर कोई उगा रहा है तो टमाटर से वो केचप बनावे, सॉस बनावे, पूरी बनावे और उसको फिर स्टोर करे और जब उसकी ज़रूरत हो मार्केट में उस समय बेचे। तो ये प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के बारे में हमने उनको समाया। और एग्रीकल्चर मार्केट कैसे होता है आजकल, आपने नाम सुना होगा इनाम, एक इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो उसमें किसान के पास ये लिबर्टी रहती है कि वो कि उसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो है सिस्टम सारा वो अपने कंप्यूटर पे फीड कर देता है कि साहब मेरे पास इतने किलो मिर्ची उपलब्ध है और मैं इस रेट से बेचना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिकली उसके पास ऑफ़र आ जाता है कि मैं खरीदने वाला हूँ, मेरे पास आप कैसे भेजोगे या मैं वहाँ से उठाऊँ। इस तरह का जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें भी हमने किसानों को एडमिट करने की कोशिश करी है। तो बहुत सारे ऐसे नए नवाचार किए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को सक्षम बनाना है। और टीचिंग में आप ये देखो, ये तो थोड़ा कोविड के कारण हम थोड़ा सा पीछे हट गए, नहीं तो पहले साल जब मैं आया था उस समय हमने कोशिश करके हमारे 80% के छात्रों को तो जॉब मिल गया था। इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को जॉब मिले। और जहाँ तक उनको पढ़ाने की बात है, हमने हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से पहले हम जूम से पढ़ाते थे, अब हमने वेबएक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो खुद खरीद लिया है, उसको किराए पे ले लिया है और वो हमने सब हमारे किसानों को उपयोगी कृषि विज्ञान केंद्र में भी दे दिया है। टीचिंग में भी हम कर रहे हैं। अब जितनी भी मैं ट्रेनिंग आजकल मीटिंग लेता हूँ, सब मैं मीटिंग उस वेबएक्स पे ही लेता हूँ और दिन भर मैं 5 से 6 घंटे बिजी रहता हूँ। अब वो बस ये है कि मैं फिजिकली मेरे सब छात्रों से नहीं मिल पा रहा हूँ, ना मेरे अध्यापकों से मिल पा रहा हूँ, ना प्रोफेसर से, ना साइंटिस्ट से, ना किसानों से, मगर जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मिल रहा हूँ। मैं अपना समाचार उनको दे रहा हूँ, उनके समाचार मैं प्राप्त कर रहा हूँ और ये प्राप्त कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो एक तरह से केवल कोविड में हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अन्यथा हम सब काम कर रहे हैं। और अब एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात थी, पहले हमारे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने कहा कि साहब आप एग्ज़ाम कराओ, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराओ। तो हमने बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर को आइडेंटिफाई किया, मगर बहुत पैसा मांग रहे थे। अब 90 रुपये एक स्टूडेंट के एग्जामिनेशन कराने के,
बहुत महंगा पड़ रहा था, हमारे स्टूडेंट को देख के लग रहा था 20-25 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे। तो हमने खुद ने स्वतः ही, हमारे साइंटिस्ट ने, क्योंकि हमारे पास कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एक अलग ब्रांच है जिसमें सारे प्रोफेसर्स को बहुत अच्छा है, हमारे से जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर है उन्होंने मेहनत करी, उनका स्टाफ मेंबर है उन्होंने मेहनत करी, और हमने एग्जिस्टिंग जो सिस्टम हमारे पास उपलब्ध है उससे ही हमने एग्जामिनेशन करा लिया। और बाकायदा एग्जामिनेशन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो आपके पेपर की सेफ्टी, यानी कि आपका पेपर जहाँ से चला स्टूडेंट तक जाए उसके बीच में कहीं माल प्रैक्टिस नहीं हो, कोई उसको चोरी नहीं कर सके। दूसरा होता है सिक्योरिटी, कि उस बच्चे का जब वो अपना पूरा भर के दे रहा है वो सारा का सारा उसने जो लिखा है अपने कागजों पे वो हमारे को सही तरह से कर ले। और तीसरा होता है एग्जामिनेशन देते हुए उनकी सर्विलेंस, निगरानी, कि बच्चा इधर उधर टीप तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा, नकल तो नहीं कर रहा। उसके लिए भी हमने ये प्रोविज़न रखा कि अगर कोई लड़का 5 मिनट से ज़्यादा कैमरे से बाहर हो जाता था तो हम उसको ये समझते थे कि अनफेयर मीन्स का काम कर रहा है वो। तो उसमें भी हमने फिर उनको सबको हमने उचित इंस्ट्रक्शन दिए कि आप किसी भी तरह से हो जाए आप उससे बाहर नहीं जाओगे कैमरा से, आप अपने पास पूरा अच्छी तरह से इंटरनेट कनेक्शन रखोगे। हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे को कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि कोई ऐसे ही टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने भी शुरू में वो थोड़ा हिच थी उनको कि साहब कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, मगर अब सबका इंटरेस्ट बन गया। अब तो हमारे प्रोफेसर, इवन स्टूडेंट भी ये कहते हैं कि साहब अगर आप खुल भी जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी भी तो भी आप 50% कोर्स हमारे को ऑनलाइन ही कराओ। इससे हमें बेनिफिट रहता है कि हम अपने घर वालों के साथ भी रह सकते हैं और हमें कोई ऐसा ये नहीं कि तैयार होकर ऑफिस का कॉलेज आना है, तैयार होकर हमें सब काम करना है। हम जैसे घर में बैठे हैं वैसे हम ज्वाइन कर लेते हैं और हम अच्छी तरीके से तल्लीनता से पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कोविड ने भी हमें सिखाई है। और एग्रीकल्चर के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कोविड के कारण बढ़ गई। पहले लोग बाग सब समझते कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो केवल खाने पीने के काम में ही आता है, मगर अब सब ने ये रियलाइज़ किया कि जहाँ तक स्वास्थ्य के सिक्योरिटी की बात है, हेल्थ सिक्योरिटी की बात है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात है, आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, पोषक तत्व की जो सिक्योरिटी उसकी बात है, उसके में एग्रीकल्चर ही काम में आएगी। और मैंने देखा अभी कोविड पीरियड में हर व्यक्ति जिसके पास छोटी ज़मीन है, घर के गार्डन में लोग बाग कहते हैं हम किचन गार्डन कैसे बनावें, हम रूट और टेरेस पे रहते हुए हम कैसे गार्डनिंग करें, हम घर में ही कैसे वेजिटेबल ग्रो करें। आजकल नई तकनीकी आई है जिनका हमने बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया है, जो है कि हाइड्रोफोनिक, यानी कि उसमें ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं, मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं, केवल पानी में ही आप सब कुछ कर सकते हो। तो इस तरह का एक संयंत्र बनाया जाता है जिसमें पानी रहता है और उसमें जड़ फैलती है उन पानी में। इसी तरीके से एक है एरोफोनिक, वो भी हम जड़ को हम हवा में लटका देते हैं, उसमें भी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, जड़ के चारों साइड ही हमें न्यूट्रिएंट जितने भी एसेंशियल पोषक तत्व उनको लगा देते हैं और उसके कारण वो पौधा चलता है। इसी तरह से वर्टिकल फार्मिंग है, आपके पास ज़मीन कम है तो आप वर्टिकली फार्मिंग कर सकते हो, ऊपर के ऊपर बेलें फैला सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमने जो वैज्ञानिकों ने विकास किया था उसका हमने प्रचार किया है यहाँ पे। और बहुत सारे किसान, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि कई इंजीनियर बनने के बाद कई छात्र ने एग्रीकल्चर में इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी। तो हमारा जो कोर्स है उसमें हम ज्ञान भी देते हैं, हम उनको कौशल भी देते हैं कि ताकि वो स्किल्ड हो जाए, साथ में हम उनकी योग्यता भी बढ़ाते हैं, साथ में हम उनको अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव शेयर करते हैं जिससे वो अपने कार्य की दक्षता बढ़ा सके, जिससे वो होने वाली हानियों को कम कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें जिनका समावेश करके हमारे विश्वविद्यालय कर रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कमी है कि कुछ हमारे अध्यापकों की कमी है, फिर भी जितने अध्यापक हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो अपने पूरा समय दे के और पूरा कोर्स कराते हैं। सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि साहब हमारे को पूरा उचित हमें स्टाफ मिले जिससे हम कुछ काम कर सकें। सरकार ने भी हमें अब नई पोस्टें दी है। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे आते हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट कभी भी किसी तरह की गंदी पॉलिटिक्स में नहीं रहते। मैंने ये मेरा ऑब्जर्व किया है। मैं तो शुरू में भी यहीं था, पिछले 5-6 साल से ही बाहर गया। अब आने के बाद जब वाइस चांसलरशिप मेरे को मिली, मैंने व्यक्तिगत तौर से सब हर कॉलेज में देखा। अब हमारे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में करीब 1860 के करीब स्टूडेंट हैं, मगर मजाल है कभी भी कोई इस तरह का कोई छोटा मोटा हो जाता है, क्योंकि सब हॉस्टल में रहते हैं। हमारे पास 5-6 हॉस्टल वहाँ हैं, तो वो कैंपस में ही है, तो कभी कभार छोटा मोटा कोई हो जाए, बाकी ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। सब बच्चे पढ़ते हैं, सब जगह अच्छी लाइब्रेरी फैसिलिटी है, गेम्स की बहुत अच्छी है। हमारे पास इंडोर गेम्स का ऑडिटोरियम हमने बनाया है। हमारे सेपरेट डीन स्टूडेंट वेलफेयर होता है, वो सारी एक्टिविटी कराता है। एनएसएस है, एनसीसी है, एनएसओ है। इसी तरह से सिविक सेंस को इम्पार्ट करने के लिए हम बहुत सारी ट्रेनिंग कराते हैं। अब हमने एनसीसी में भी, आप देखें एनएसएस में हमने पूरे राजस्थान का एक बीड़ा उठाया। हमारे राजस्थान सरकार ने हमें ये दिया कि हम जितने भी एनएसएस ऑफिसर हैं पूरे राजस्थान के, उन सब की ट्रेनिंग हम ऑनलाइन माध्यम से हम करा रहे हैं। तो ऐसी छोटे छोटे इंटरवेंशन से हमें फ़ायदा भी हुआ है, इनकम भी जनरेट हो रही है हमारी।
और साथ में हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ रही है, लोग बाग भी पहचान रहे हैं कि साहब महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुछ है, वो किसानों उपयोगी काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कोविड पीरियड में पिछले साल से जब ये कोविड शुरू हुआ और अब तक हमने ऑनलाइन ही वेबिनार कराए हैं, और रोजाना हम एक ना एक वेबिनार कराते हैं। सवेरे से ये तीसरी बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 वेबिनार मैं आज संडे के दिन करा चुका हूँ। आज तो महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय उनका जन्म शताब्दी का आज था, जयंती दिवस सबने सेलिब्रेट किया। तो इसी तरीके से रोजाना, कल भी है हमारे यहाँ वेबिनार, तो रोजाना कहीं ना कहीं, कभी किसी दिन कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस वाले करा देते हैं, किसी दिन राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, किसी दिन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वाले करा रहे हैं। तो अब कुल मिला के हमने इन सारे पीरियड टाइम में, आप ये देखो पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक करीब 200 वेबिनार हमने करा दिए। एक बहुत बड़ा वो एक है। और उस वेबिनार में मैं तो ये कहता हूँ, इन वेबिनार में फ़ायदा ज़्यादा होता है। पहले हम सेमिनार कराते थे, 100 आदमी नहीं जुड़ पाते थे, और उन 100 आदमी का खर्चा भी खूब होता था, उनको बाद में चाय नाश्ता कराना, ये कराना, और वो पूरा स्टेज तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें वैसी होती थी। अब ये चीज़ें सब चीज़ होगी, पैसे की भी बचत हो रही है, और 1000-1500 व्यक्ति अब जुड़ रहे हैं। आने वाली 18 तारीख को हम करा रहे हैं, हमारे महाराणा प्रताप मेमोरियल लेक्चर कराते हैं हर साल। इस बार 18 तारीख को करा रहे हैं, क्योंकि हमने जिनको आमंत्रित किया वो बिजी थे, तो उन्होंने 18 तारीख हमें दी है। पहले तो मैं सोच रहा था 14 को बजाय, मगर 14 को बिजी है। हमारे ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल को हम बुला रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए, हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे पास एक विशेष परियोजना है जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसको कि हम कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस जो है हमारा, पहले होम साइंस कहलाता था, अब ये सामुदायिक विज्ञान कॉलेज हो गया है, इसके अंदर चल रहा है। तो महिला सशक्तिकरण में हमारा मुख्य यही है कि हम उसको किस तरह से सशक्तिकरण करें, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा उनको एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, चौथा उनको सोशल स्टेबिलिटी दी जाए ताकि वो कुछ अच्छा काम कर सके। तो इसके हिसाब से हमने बहुत सारा काम किया है। कल ही हमने जो हमारी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर काउंसिल एक अलग विंग है, उनके डॉक्टर प्रीतम चंद्रा जी के साथ हमने एक वेबिनार किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि फार्म मैकेनाइजेशन का हम कैसे स्किलिंग करें, जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गाँव में महिलाएं ही एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स काम में लेती, केवल ट्रैक्टर नहीं चलाती हैं, बाकी दूसरे छोटे मोटे जितने भी हैं, कुदाली का काम है, फावड़े का काम है, दराती का काम है, छोटे मोटे हल का काम है, सारे खेती बाड़ी का अगर देखा जाए तो 60 से 70% तो काम महिलाएं करती हैं। तो हमने उनसे बात करी है, अब हमें एक सेंटर मिलने वाला है, तो उसका मुख्य उद्देश्य भी ये है कि किस तरह से हम हमारे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे हर कृषि विज्ञान केंद्र ने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है। अभी मैं डूंगरपुर में गया था, 2 महिलाओं से मैं मुलाकात हुई वहाँ, वो फूलों का काम करती हैं, और उसमें से जब मैं उनसे बात कर रहा था किसी संदर्भ में, तो एक महिला ने दूसरी महिला को कहा और मेरे को बताया कि साहब ये जो शांति बाई है, ये आज सवेरे 2000 रुपये के फूल बेच के आई है। तो शांति बाई ने कहा, भाई तू झूठ क्यों बोलती है, मैं तो 2000 करके आई हूँ, तेने भी तो 2200 रुपये का बेचा, तू क्यों नहीं बता रही है। तो इस तरह के जो होड़ा-होड़ी है, आपस में जो कंपटीशन हो रहा है, वो एक हेल्दी कंपटीशन है, और कुछ ना कुछ नवाचार करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भले आप पढ़ भी रहे हो, स्टूडेंट भी जो हैं, या हमारे वैज्ञानिक जो हैं, या हमारे किसान जो हैं, हमारे उद्यमी जो हैं, जो एग्रीकल्चर के साथ अटैच्ड हैं, या मिल्कमैन है जो दूध का बिजनेस करते हैं, इन सबको कुछ ना कुछ नवाचार करना पड़ेगा। इनको वो पुरानी रूढ़िवादी तरीकों से काम नहीं चलेगा। जब आपको कुछ नया प्राप्त करना है, नई इनकम कमानी है, तो कुछ ना कुछ नवाचार करना पड़ेगा, कुछ इनोवेट करना पड़ेगा। आपकी जो रचनात्मक क्रियाएं जो आपकी हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, उसको काम में लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। अन्यथा तो आप उसी तरह से अगर करते रहेंगे तो निश्चय आपको इतनी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हर फील्ड में उतना ही कंपटीशन हो रहा है। इसलिए मैं किसानों को भी कहता हूँ कि आप ये गेहूँ और मक्का बोने का कार्य जो है, इसको बंद करें, दूसरी क्रॉप ऐसी ग्रो करें जिसका कि अच्छा बिजनेस हो, जिसका कि अब जैसे आपके हॉर्टिकल्चर का है, आपके पास आधा हेक्टर लैंड भी है, तो उसमें से 5 हेक्टर लैंड जो है उसमें आप हॉर्टिकल्चर के पौधे लगा दें, और उसमें फिर बाद में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जब पौधा पूरा बड़ा पेड़ बन जाएगा, उस समय आपके पास उसको मिलेगा। अब मैंने देखा उदयपुर में भी लोग बाग चीकू लगा रहे हैं, पहले कहाँ चीकू बना था। कई जगह हमने ये प्रोत्साहन किया, कई जगह किसान लोग और हमारे कर रहे हैं, और कई जगह मैंने ये देखा छोटी मोटी चीज़ों से भी आप अपने घर में अगर 2 नींबू के पौधे भी लगाएंगे, एक केले का 2-3 केले के पौधे लगा देंगे, एक जामुन का पेड़ है आपके पास, एक आम का पेड़ है, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जिससे आप अपना जो एसेंशियल पोषक तत्व चाहिए वो आप अपने प्राप्त कर सकते हैं, और जो एक्सेस होगा उसको मार्केट में बेचें। और मार्केट में बेचने का भी बहुत अच्छा साधन है। मैंने देखा है कि हमारे यहीं बेड़वास में हमने एक थे किसान, उसको हमने प्रोत्साहन किया था, उसको मैंने अच्छे बीज दिलाए बैंगन के,
तो वो पहले तो वो थोड़ा सा हिच कर रहा था, उसने कहा साहब बैंगन वैंगन बिकते नहीं है, आप क्यों। मैंने इनको कहा, मैंने कहा अभी तक जो तुम बैंगन उगा रहे होंगे ये आपको डबल उत्पादन देगा, ये बीज आप लगा के तो देखो। और इतना अच्छा कलर आएगा इस बैंगन का, और इतनी अच्छी साइज़ है, मेंटेन करेगा ये बैंगन कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप अपने और कुछ नहीं करो, छोटी सी जगह ले लो। उसने मेरे कहने पे आधा पौन बीघे में उसने बैंगन बोया। मैंने उसके बाद उसको कहा, मैंने कहा अगर आपका नहीं भी बिके तो आप अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनको देना, वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मगर उसके बाद जब उसकी फसल उगने लगी, उसने पहले दिन अब उसको काट के और वो वहाँ ले गया बाज़ार में बेचने, मंडी में, तो उसको बहुत अच्छा बिजनेस मिला उसको। तब उसने कहा कि साहब मैं तो सबसे पहले इसको बेचूंगा, मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा। और इतना अच्छा बैंगन का कलर था, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो हमारे किसान भाइयों को भी शुरू में थोड़ा सा ऐसा हिच सी रहती है कि यार मैं क्या करूँ, झिझक कहते हैं जिसको, नया बीज उगाते समय उनको थोड़ा सी दिक्कत आती है। मैंने कई जगह देखा, गेहूँ अभी जब लोग बाग बो रहे थे उस समय नवंबर के महीने में, तब मैंने कईयों को कहा, मैंने कहा आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से क्यों कर रहे हो। हमने उनको ड्रिल, हमारी जो ड्रिल मशीन थी वो दी, मगर सबको तो हम नहीं दे सकते, मगर जितने हमारे किसान हमारे संपर्क में थे उनको दी। हमने 3 जगह, भीलवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में, हमने कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू किए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ हमने सारे औजार रख रखे हैं, कृषि उपकरण रख रखे हैं। किसान आए, कुछ नॉमिनल पैसा दे, ऐसा नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे हैं। 10 रुपये अगर 1 घंटे के लिए, 15 रुपये, 20 रुपये 1 घंटे के लिए ले जा रहा है, ताकि उसको ये लगेगा कि नहीं तो वो ले जाके अपने घर पटक देगा। 15 रुपये देगा तो उसको लगेगा कि 1 घंटा और रखूंगा तो मेरे को 15 रुपये और देने पड़ेंगे, तो इसलिए फटाफट करेगा और वापस सही तरह से ला के हमें दे देगा। तो हमने कस्टम हायरिंग सिस्टम शुरू किया। 3 KVK में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हमने इसी तरीके से डूंगरपुर में पिछली बार प्याज की पौध हमने लगाई, एक नया एक्सपेरिमेंट था जो किया। वो इतनी पौध, क्योंकि वहाँ प्याज का पौध मिलती भी नहीं है, तो वो हमारे यहाँ तो लोग बाग इतने आगे। एक दिन तो हमारे को बहुत दिक्कत आई कि किस तरह से हम इनको बेचें, किस तरह से उखाड़ें और देवें किसानों को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नयापन करने में, जब भी हम कोई चेंज लाते हैं तो शुरू में तो हमें भी थोड़ी सी झिझक रहती है, और किसानों को भी झिझक रहती है कि क्या कर रहे हैं हम, ये कुछ सही होगा कि नहीं होगा। मगर बाद में जब पूरा परिवर्तन हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारा सफलता मिलती है, खुशी होती है। आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट ऐसे होंगे कि जो आम जन के लिए फायदेमंद होंगे? हाँ, जैसे अब आने वाले समय में, जब मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे पास एक बहुत बड़ा सेंटर है, और पूरे इंडिया के अंदर एक ही सेंटर है जो कि हमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमें दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। उसमें हमने बहुत सारी तकनीकें विकसित की है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स के एवज में कि उसकी जगह अगर हम किस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को काम में लेवें ताकि बराबर मात्रा में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास मिले, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले, उसके ऊपर हमने बहुत अच्छा काम किया। और हम ये चाहते हैं ये तकनीकी हम आगे फैलाएंगे। दूसरी चीज़ हमने जो करी है कि एक ऑर्गेनिक पोल्ट्री भी शुरू की है। उसका भी हमारे पास जो हमारी मुर्गा मुर्गी हैं उसको भी ऑर्गेनिक हमने तैयार किया, और उसका भी हमारे पास एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, वो भी ICR ने हमें दिया है। उसका मुख्य उद्देश्य भी है कि हमारी जितनी भी हमने कई मुर्गियों की ब्रीड हमने पैदा कर रखी है, हमने विकसित की है, उसमें भी इच्छा यही है कि कैसे वो हम ऑर्गेनिक प्राप्त करें, जिससे कि केमिकल फर्टिलाइजर जो हम लेते हैं, क्योंकि मुर्गियों को आपने देखा होगा जो दाना होता है, जो DCP कहते हैं, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, CAHPO4 2 H2 एक केमिकल उसका है संरचना, वो उससे फॉस्फोरस भी मिलता है, केमिकल भी मिलता है, शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है। मगर ज़्यादा मात्रा में आने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब हमने कंप्लीट ऑर्गेनिक पोल्ट्री का शुरू किया। तो अब हम कुछ इस तरह का कर रहे हैं। नई हमने कई विकसित की है, जैसे मक्का में कई वेराइटी विकसित की है हमने, उनका उत्पादकता भी ज़्यादा है, और साथ साथ में उनका जो हमारे को कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन वो कम है, और लागत हमारी कम हो जाएगी तो हमें आमदनी बढ़ेगी। उस पर हमने किया है। स्वीट मेज पे बहुत अच्छा काम किया है, तो वो हम किसानों के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे बहुत ज़्यादा हम साथ दे रहे हैं किसानों का, और किसानों को ये कह रहे हैं ताकि किसान क्या करे, एक ही जगह कई एक्टिविटियाँ शुरू कर दे। वो ग्रेन अनाज भी पैदा करे, वो फल सब्जी, और अगर फिशरी करना तो वो करे, मुर्गा मुर्गियों का बिजनेस करे, अपने घर में ही 10-15 मुर्गियाँ रख ले, जिसको हम पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से हम कहते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा किचन गार्डन में कर ले, जहाँ अपने कुछ के हिसाब से, और उनको भी हम उपलब्ध भी करा रहे हैं कि अगर किसी को नींबू के अच्छे पौधे चाहिए, पपीते के अच्छे पौधे चाहिए, तो वो हम उपलब्ध कराते हैं। उनको किस तरह से फायदा मिल सकता है? हाँ, अब देखो, अभी तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी हमारे से किसान सभी संपर्क में हैं, ऑनलाइन हम मिलते हैं।
हमने हमारे जो वेबएक्स ले रखा है उसके द्वारा, और अब किसान भी अब हमारा इतना ऐसा नहीं है कि वो पहले वाला किसान, हर किसान के पास अच्छा मोबाइल है, घर में एक मोबाइल अच्छा है जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, और उसके द्वारा वो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। अभी मैंने देखा जब हमने 75 साल भी जो हमारी आज़ादी के हमने सेलिब्रेट किए थे, वो भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, उसमें हमने 10 दिन तक रेगुलर एक एक दिन हमने अलग अलग थीम पे हमने ट्रेनिंग कराई। 10 बजे से हम जुड़ जाते थे किसान, 1:30-2 बजे तक वार्ता चलती रहती थी, बातचीत करना। पहले हम हमारे वैज्ञानिक को बुलाते थे किसी भी एक टॉपिक पे, वो वैज्ञानिक उनको सारे सिद्धांत बताता था, कैसे करना, क्या करना, किस तरह से सरलतापूर्वक करना, कैसे दक्षता बढ़ानी। उसके बाद उनके प्रश्न लिए जाते थे। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं कहीं किसी किसान से दूर बैठा हूँ। एक संदेश किसानों के नाम आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों को तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप खेतीबाड़ी में विश्वास करें। मैंने ये अक्सर देखा है कि बहुत सारे किसान अपने बच्चों को खेतीबाड़ी में नहीं लाना चाहते, जबकि मैंने अभी बात में आपको बताया कि बहुत सारे इंजीनियरिंग करने के बाद वो एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहे हैं। तो मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि आप सबको विश्वास रखना पड़ेगा, आप सबको यकीन रखना पड़ेगा खेतीबाड़ी में और सिस्टम में। पूरे विश्व में ये मानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि की ही इकोनॉमिक्स है। आप ये देखो कि पिछले साल हम कोविड के समय जो पहले हम नेशनल जीडीपी में 14% था कृषि का, वो 19.9 यानी कि ऑलमोस्ट 20% हमारा योगदान हो गया, और ये दिनों दिन बढ़ रहा है। क्योंकि हर फील्ड में आप जितने भी फील्ड थे कोविड के समय में सबका जो ग्रोथ रेट थी वो कम हुई, मगर हमारी ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़ी है। एग्रीकल्चर हमेशा बढ़ेगा। तो मैं सब किसान को ये कह रहा हूँ कि आप एग्रीकल्चर का जो फार्मिंग सिस्टम है उसमें विश्वास रखें, उसमें यकीन रखें अपना सिस्टम में, और कुछ आशाएं भी रखें। आशाएं ये होती है कि जिसमें आप ये देखें कि मैं अच्छा काम कर पाऊंगा और मेरे को निश्चय ही बहुत अच्छा आमदनी होगी। और उद्योगपतियों को क्या? हाँ, उद्योगपति को भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सर्विस सेक्टर में आपने देखा होगा, सर्विस सेक्टर जितना भी था उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में पहले ज़्यादा था, बट दिनों दिन कम होता जा रहा है क्योंकि एक सैचुरेशन आ गई है। मगर एग्रीकल्चर का ऐसा फील्ड है, इस साल भी हमने 30.6 करोड़ टन के करीब अनाज पैदा किया है, बहुत बड़ा चीज़ है। जहाँ तक गेहूं की बात हम करते हैं तो गेहूं 10.8 करोड़ टन हमने पूरे भारत देश में गेहूं पैदा किया, 11.8 करोड़ टन हमने चावल पैदा किया है, इसी तरह से हमने 2.5 करोड़ टन के करीब मक्का पैदा करी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम देखें तो बहुत कुछ है। इसी तरह से क्या हमारा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, इसमें भी 32.5 करोड़ के करीब हम पहुंच गए। दूध उत्पादन में पिछले 1999 से हम प्रथम स्थान पे हैं। इस साल हमने करीब 200 मिलियन टन यानी कि 20 करोड़ टन हमने दूध का उत्पादन किया, तो बहुत बड़ा उत्पादन। मगर इसमें वैल्यू एडिशन जहाँ तक है, मैं जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन का बहुत अच्छा स्कोप है कि कैसे उसमें मूल्य वर्धित किया जाए, कैसे उसका प्रसंस्करण किया जाए, और कैसे आप आजकल अब बातें अब ये हो रही है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर में अब कोई बात नहीं करता, अब सब सेकेंडरी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि कैसे जो हमारा कृषि उत्पाद हो रहा है उसमें हम कुछ मूल्य वर्धित करते हुए और उसके बाद हम उसमें ज़्यादा आमदनी प्राप्त करें, उसके लिए कार्य चल रहा है।